हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहे हैं, बट वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी रिवाइज होते चले जा रहा है। तो आई होप ये रिवीजन्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं वन शॉट, आप देखेंगे तो हमारी जो हर वन शॉट की लेंथ है लॉ की, वो अराउंड 1 आवर के अप्रॉक्स जाती है या उसके अंदर ही रहती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं, आप चाहो तो इसे 2 बार 3 बार 1.5x पे जल्दी देख सकते हो, अगर आपको किसी भी चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज देखा तो आपको 4 दिन बाद याद रहेगा। आपको ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपको लगे यार इस चैप्टर में मुझे दिक्कत आती है, तो आप उस चैप्टर का वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं भाई। इसलिए तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जितनी मर्जी बार आप देख लो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे यार सर तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अरे नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्लस ये नोट्स का फायदा आपको तब बेस्ट मिलता है जब आपने क्लास में हमारे से पढ़ा होता है, तो आप रिलेट कर पाते हैं कि क्लास में क्या क्या बातें हुई थी। चलिए सेक्शन 141 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर बनने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी है बेटा। अगर यहां पर ऑडिटर का मतलब है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए रखा जाता है। तो एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल बन सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? चार्टेड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी होना चाहिए। और फर्म या एलएलपी, फर्म या एलएलपी भी बन सकते हैं, फर्म एलएलपी भी बन सकते हैं, लेकिन उस फर्म एलएलपी के मेजॉरिटी पार्टनर्स, मेजॉरिटी, सारे नहीं, मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है ऑडिटर के लिए। नाउ जो साइनिंग की बात करते हैं, जब हम साइनिंग की बात करते हैं कि फर्म के बिहाफ पर, देखो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल साइन कर देगा, बट फर्म और एलएलपी के केस में कौन साइन करेगा? तो साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वही पार्टनर साइन कर सकता है जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जिसे ऑथोराइज किया गया है, जिसको अथॉरिटी है टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी सीए पार्टनर्स ही साइन कर सकते हैं। ओके सर। इफ द पर्सन इंकर्स, लेकिन अब जो हम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है अपॉइंटमेंट के बाद, यानी ऑडिटर अपॉइंट हो गया था और उसके बाद वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो उस केस में उसे अपना ये ऑफिस वेकेट करना पड़ता है, ये पोस्ट छोड़नी पड़ती है। एंड इट शॉल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी। और इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसे कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाता है, वैसे ही इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा, यानी इसे कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। ओके सर। डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो भैया सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो नहीं बन सकती है, लेकिन यहां पर एलएलपी को बाहर कर दिया गया है, अदर देन एलएलपी। ओके सर। ऑफिसर, अगर आप उस कंपनी के, जिस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ले रहे हैं, अगर आप उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉई हैं, बाहर नहीं बन सकते। या उस ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉई है, उस ऑफिसर या एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉय है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। क्या? किसके लिए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। कोई ऐसा पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, किसमें? कंपनी में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इसको हम शॉर्ट में कैश बुलाते हैं, या होल्डिंग कंपनी की, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी में। करेक्ट। तो उस केस में अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है तो नहीं बन सकते। लेकिन हम नीचे देखेंगे, यहां पर क्लियरली बोला गया कि रिलेटिव को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। रिलेटिव जो है वो उस कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, फेस वैल्यू की, होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू की कितनी? नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। ध्यान रखिएगा, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू देखी जाती है। 1 लाख तक पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस पे? जो पर्सन ऑडिटर बन रहा है उसकी बात हो रही है, उसके रिलेटिव की बात यहां पर करी जा रही है। फिर पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर इज indebted exceeding ₹5 लाख, is exceeding ₹5 लाख। तो अगर आपने उधार ले रखा है 5 लाख से ज्यादा का, वही CASH कैश से या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी से ले रखा है, तो उस केस में भैया आप नहीं बन सकते हैं। या गारंटी दी हुई है, सिक्योरिटी दी हुई है 1 लाख से ज्यादा की थर्ड पर्सन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, तो भी नहीं बन सकते। इन सारे सिनेरियो में नहीं बन सकते हैं। सर अगर किसी रिलेटिव ने सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा की एक्वायर कर ली फेस वैल्यू की, तो क्या होगा? तो बेटा नॉर्मली तो वैसे क्या होना चाहिए, हमने सीखा डिस्क्वालिफिकेशन आते ही क्या होना चाहिए? वेकेट कर देना ऑफिस, वेकेट ऑफिस कर देना चाहिए। बट इस केस में करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम दिया गया है कि भाई तेरे पास 60 दिन का टाइम है, तू क्या कर ले?
करेक्टिव एक्शन ले ले, यानी इसकी वैल्यू कम करवा दे 60 दिन के अंदर, तो बचा रहेगा, तो बचा रहेगा। फिर आता है कोई भी पर्सन या फर्म, कोई भी पर्सन या फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका बिजनेस रिलेशन है। बिजनेस रिलेशन मतलब कॉमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। अभी नीचे देखेंगे बिजनेस रिलेशन होता क्या है, किसके साथ, कैश के साथ या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग के साथ या सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी के साथ अगर है, तो भैया यहां पर एक एडिशनल चीज देखने को मिली है इस पॉइंट में, दैट इज सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी के साथ है, तो भैया आप नहीं बन सकते हो। तो किसी भी पर्सन या फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है विथ कैश और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग या सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी, तो काम नहीं बनने वाला है। व्हाट इज बिजनेस रिलेशन, बट बिजनेस रिलेशन होता क्या है, तो बिजनेस रिलेशन मतलब किसी भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करना, उसे बिजनेस रिलेशन कहा जाएगा। हाउएवर यहां पर दो चीजों को लॉ में बाहर कर दिया गया है, दो चीजों में मतलब ये दो चीजें अलाउड है, अगर ये दो चीजें वो पर्सन कर भी रहा है, वो वाला बिजनेस ट्रांजैक्शन कर भी रहा है, तो भी वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी एट आर्म लेंथ प्राइस, यानी जो कंपनी का बिजनेस है, इसमें हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, जियो का एग्जांपल लिया था कि अगर आप जियो के ऑडिटर है और आपने जियो का सिम ले रखा है और आप उसमें रिचार्ज कराते तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। यस और नो, यस। या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, यानी अगर ऑडिटर कोई ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है जो कि उसे लॉ ने अलाउ करी हुई है देने के लिए, तो वो भी अलाउड है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। पर्सन whose रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, ऐसा इंसान स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता जिसका रिलेटिव या तो डायरेक्टर है या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है या डायरेक्टर और, ठीक है, या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट है कौन सी पोस्ट पे, डायरेक्टर और केएमपी। सर अगर किसी छोटी पोस्ट पे होगा तो चलेगा क्या, सर अगर किसी छोटी पोस्ट पे होगा तो चलेगा क्या, जैसे स्टोर कीपर, हाँ बेटा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी पर्सन अगर कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, यानी फुल टाइम जॉब करता है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं ले सकता किसी भी कंपनी का, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। या अगर कोई पर्सन या पार्टनर ऑफ फर्म अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ऑडिटर की, लेकिन उनके पास ऑलरेडी, देखो आप 20 कंपनी तक का ऑडिट ले सकते हो, 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकते। तो एक इंडिविजुअल को अगर अपॉइंट किया जाता है तो वो मैक्सिमम 20 कंपनियों का ऑडिट ले सकता है, बट फर्म के केस में ये लिमिट 20 पर पार्टनर होती है। और ये जो पर पार्टनर है ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले पार्टनर काउंट होते हैं, उनकी लिमिट, जो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट वगैरह, सीएस वगैरह, उनको यहां पर काउंट नहीं किया जाता, उनको कोई लिमिट नहीं मिलती है। ओके सर। और ये लिमिट कब चेक करी जाती है, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट पे चेक करी जाएगी। उसके बाद अगर वो कोई नया ऑडिट लेगा बीच में तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन इस 20 की लिमिट में कौन सी कंपनियों को काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब इन कंपनियों का तो जितना मर्जी ऑडिट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उस कंपनियों का ले सकते हैं इन्हें, क्योंकि 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। और फर्म के केस में ये जो लिमिट होती है ये ईच पार्टनर के लिए होती है, और वो भी कौन से पार्टनर के लिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है। ओके सर। नाउ पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस, हाँ अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्टेड ऑर्डर दे दिया कि हाँ इसने किया था, जिसमें कि उसने फ्रॉड किया था, तो फ्रॉड के केस में वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं ले पाएगा। कितने सालों तक, 10 सालों तक नहीं ले सकता। लेकिन ये 10 साल कहां से काउंट होंगे, जिस दिन वो जेल से छूट के आएगा उस दिन, या ना 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 डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जिस दिन ऑर्डर आया था, जिस दिन कन्विक्ट उसे कहा गया था कि भाई हाँ ये मुजरिम है, उस दिन से वो 10 इयर्स काउंट किए जाएंगे। पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज, अगर वो पर्सन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जो कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज है सेक्शन 144 में, कंपनी को दे रहा है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी को दे रहा है, या कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी को दे रहा है, यहां पर एसोसिएट कंपनी नहीं लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। सर रिलेटिव कौन होता है, आप कह रहे हो कि रिलेटिव जो है वो कर सकता है, रिलेटिव जो है कर सकता है 1 लाख रुपए तक, बट रिलेटिव होता क्या कौन है। देखो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर वो एक सेम एचयूएफ के मेंबर है तो वो रिलेटिव्स है। लेकिन मेन यहां पर आता है ये चार्ट, अगर आप ये हो तो आपके लिए कौन रिलेटिव माना जाएगा, आपका स्पाउस, ठीक है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, सन की वाइफ, डॉटर और डॉटर का हस्बैंड, आपके लिए ये लोग रिलेटिव माने जाएंगे। और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनके पास
1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के क्या नहीं, इससे ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके सर, नाउ जहां पर भी स्टार लगा है वहां पर हम क्या मानेंगे कि वहां पर स्टेप रिलेशन भी इंक्लूडेड है, वहां पर स्टेप रिलेशन भी इंक्लूड किया गया है, स्टेप रिलेशन भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन 144 अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1% डिस्क्वालिफाइड होता है अगर वो सर्विसेज देता है जो कि 144 में मना करी गई है। तो कौन सी सर्विसेज को मना किया गया है वो हमें ये सेक्शन 144 बताता है, ठीक है। तो भैया सेक्शन 144 क्या बोलता है भैया, 144 सेक्शन क्या बोलता है कि ऑडिटर कुछ सर्विसेज नहीं दे सकता है। कौन सी सर्विस, देखो नॉर्मली ऑडिटर कोई भी सर्विसेज दे सकता है जो कि ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करी हो, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, लेकिन वो फॉलोइंग सर्विसेज नहीं दे सकता, कंपनी को, सब्सिडियरी को और होल्डिंग को नहीं दे सकता, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। कौन कौन सी सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विस नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकता, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं दे सकता, एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज नहीं दे सकता, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता, या ऐसी सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करी गई है जबकि कोई की नहीं है तो फिर वो भी नहीं दे सकता है। तो ये सारी लिस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज नहीं दे सकता, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम की सर्विसेज नहीं दे सकता, एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता है, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता है, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमने डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, अब आते हैं एक कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। तो अगर जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं तो वहां पर आता है सेक्शन 139। ये अपॉइंटमेंट देखो दो टाइप्स में हम बांटेंगे, एक फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनी में कैसे होती है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की कैसे करी जाती है। अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो नॉर्मल कंपनी यानी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी नहीं है उसका प्रोसीजर अलग है, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का प्रोसीजर अलग है। फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में भी ऐसा ही होगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ नॉर्मल कंपनी यानी फॉर अ कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी नहीं है। उस केस में क्या होगा, देखो जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल कर देंगे फर्स्ट ऑडिटर को, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं, काटे का मतलब है वो फेल हो जाते हैं, तो 90 दिन के अंदर मेंबर्स ईजीएम बुलाकर क्या कर देंगे, 90 डेज में मेंबर्स ईजीएम बुलाकर क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर यही बात फिर हमने वर्ड्स में लिखी हुई है जो आपको एग्जाम में लिखने, क्योंकि चार्ट तो आप नहीं बना सकते हो। सो अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर जो है 90 डेज में अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को। टेन्योर कितना रहेगा, ये ऑडिटर बेटा फर्स्ट ऑडिटर है, ये ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। टिन कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम होगी और ये क्या होगा, चला जाएगा, फर्स्ट एजीएम होगी और ये चला जाएगा, फिर नया ऑडिटर रखा जाएगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑडिट यानी गवर्नमेंट कंपनीज के केस में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो हम जानते हैं जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उसके 60 दिन के अंदर C&AG को अपॉइंट करना होता है। अगर C&AG फेल हो गया तो 30 दिन के अंदर बोर्ड को अपॉइंट करना होता है। अगर बोर्ड फेल हो गया तो 60 दिन के अंदर मेंबर्स को ईजीएम बुलाकर करना होता है। यही सेम बात हमने फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखी हुई है कि अपॉइंटेड बाय C&AG विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। फेलियर ऑफ C&AG, अगर C&AG फेल हो जाता है तो बोर्ड शॉल विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, कर देगा। एंड फेलियर ऑफ बोर्ड, अगर बोर्ड फेल हो जाता है, देखो पहले C&AG फेल हुआ था, अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो बोर्ड इंफॉर्म करेगा मेंबर्स को, मेंबर 60 दिन के अंदर एजीएम में कर देंगे। ये डेज आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये वाले डेज। और ये गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कब तक करेगा, फर्स्ट एजीएम तक करेगा। तो इस केस में ऑडिटर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। उसके बाद आते हैं मेरे बच्चा सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में पहले गवर्नमेंट ऑडिटर की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का कैसे होगा। तो उसमें बेटा हर फाइनेंशियल ईयर के लिए C&AG अपॉइंट करता है, यानी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर जो होता है C&AG अपॉइंट करता है। कितने टाइम में करता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर कर देता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज के लिए उस ईयर के लिए वो कर देता है कि भाई तुम इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दो। इसका टेन्योर कब तक रहेगा, जब तक
उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम नहीं हो जाती। जैसे उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम हो जाती है तो उस ऑडिटर का जो है टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लेकिन अगर हम नॉर्मल कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं, यानी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम में, फर्स्ट एजीएम में, और वो होल्ड करता है 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए मतलब टिल 6th एजीएम वो होल्ड करता है, और 6th एजीएम में या तो वो रिटायर हो जाता है और नया अपॉइंट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, या हो सकता है कंपनी उसे ही रीअपॉइंट कर ले सब्जेक्ट टू दी रोटेशन प्रोविजंस, जो हम आगे देखेंगे। सो कंपनी शॉल अपॉइंट ऑडिटर एट फर्स्ट एजीएम एंड हु शॉल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, और वो कब तक होल्ड ऑफिस करेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, और फिर उसके बाद जितने भी ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। ओके सर इस ऑडिटर को कौन सेलेक्ट करेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा? तो बेटा आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा इस कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी पड़ती है या नहीं रखनी पड़ती है। अगर इस कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी पड़ती है तो प्रोसीजर रहेगा, ऑडिट कमेटी एक नाम रिकमेंड करेगी किसी इंडिविजुअल का या फर्म का, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद आ जाएगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो ये सेम नाम मेंबर्स के सामने प्लेस कर देंगे कि हम इसे रखना चाहते हैं एजीएम में, और मेंबर चाहें तो अप्रूव कर लेंगे। लेकिन बोर्ड डिसएग्री कर जाए, अगर बोर्ड डिसएग्री कर जाए कि यार तुमने ये जो नाम है ये सही नाम नहीं है, ये हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, इसके पास इतनी मैन पावर नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी रीजन है, तो वो रेफर बैक करेगा ऑडिट कमेटी को विद रीजन की वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब ऑडिट कमेटी के पास जब रेफर बैक होकर आएगा ना, तो ऑडिट कमेटी या तो नया नेम सजेस्ट करेगी, अगर नया नेम सजेस्ट करेगी तो घूम फिर के फिर से बोर्ड के पास आ जाएगा, बोर्ड उस नए नेम से एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि ऑडिट कमेटी कहती है नहीं यार हमारे हिसाब से तो ये बंदा एकदम फिट है, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी डू नॉट रिकंसिडर, कह रहे हम तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में बोर्ड रिकॉर्ड करेगा रीजंस को कि वो क्यों ऑडिट कमेटी का नहीं मान रहा है, एंड सेंड करेगा अपना रिकमेंडेशन टू मेंबर्स इन दी एजीएम। सर लेकिन अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, बिकॉज ऑडिट कमेटी तो हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं होती है, सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है, तो उस केस में बोर्ड कंसीडर करेगा, फिर ऑडिट कमेटी कोई रिकमेंड करने वाला नहीं है, तो बोर्ड खुद एक नाम डिसाइड करेगा और उसे रिकमेंड करेगा, किसको? उस नाम को किसको रिकमेंड कर देगा? इन मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट, और फिर मेंबर्स देखेंगे किसे अपॉइंट करना है या नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, नाउ कुछ चीजें आपको अपॉइंटमेंट से पहले चेक करनी होती है और कुछ चीजें अपॉइंटमेंट के बाद। तो अपॉइंटमेंट से पहले क्या क्या काम करना होता है? किसी भी ऑडिटर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो उससे पहले का काम यह होता है कि उससे पहले रिटन कंसेंट ले लो, उससे पहले रिटन कंसेंट ले लो कि भाई वो हमारी कंपनी में अगर अपॉइंट हो गया तो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर वो रेडी नहीं है तो फिर उसे अपॉइंट करके क्या फायदा। दूसरा, सर्टिफिकेट ले लो ऑडिटर से। क्या सर्टिफिकेट ले लो? कि वो सेटिस्फाई करता है अपॉइंटमेंट की सारी कंडीशंस को जो कि एलिजिबल होने के लिए है, और वो डिसक्वालीफाइड भी नहीं है, ना तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिसक्वालीफाइड है और ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से डिसक्वालीफाइड है, और उसकी जो अपॉइंटमेंट करी गई है ना वो एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट है, और वो जो ये अपॉइंटमेंट इस कंपनी में ले रहा है वो उसकी 20 की लिमिट्स में फॉल कर रहा है, मतलब उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उससे सारी प्रोसीडिंग्स की लिस्ट जो उसके ऊपर चल रही है, जो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स लिस्ट चल रही है ऑडिटर के ऊपर या ऑडिटर फर्म के ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स में, तो वो भी उसे उसमें बतानी पड़ेगी कि ये चल रही है और ये ट्रू एंड करेक्ट है, जो मेरे ऊपर अभी सुनवाई चल रही है, अभी प्रूव नहीं हुई बट सुनवाई चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है। फिर मीटिंग होने के बाद जब तुम उसे अपॉइंट कर चुके होंगे, जब मेंबर्स ने अप्रूवल दे दिया होगा, तो उस केस में ऑडिटर को बता देना इन्फॉर्म ऑडिटर ऑफिस अपॉइंटमेंट। भाई ऑडिटर को बोलना भाई खुशखबरी आ गई है, तेरे को अपॉइंट कर लिया, मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, हमने नाम रिकमेंड किया था। एंड भाई सिर्फ ऑडिटर को बताओगे क्या? ना 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 ना, आरओसी को तो बताओगे, हमेशा हर चीज उसे बताते हो ना। सो फाइल नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद आरओसी विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग इन फॉर्म, यानी मीटिंग के 15 दिन के अंदर फॉर्म एडीटी 1 में आप किसको बता दोगे जाकर कि हमने इस ऑडिटर को हमारी कंपनी में एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। नाउ अब आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कंपलसरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये सारी कंपनियों को नहीं लगता है बट कुछ चुनिंदा कंपनियों को लगता है। तो ये क्या बोलता है, अगर आपका ऑडिटर जो आपने अपॉइंट किया था वो इंडिविजुअल था, जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट होंगे ना, उस 5 साल पे लग जाएगा कूलिंग पीरियड, यानी 5 साल के अपॉइंटमेंट के बाद वो आपकी कंपनी में और अगले 5 साल तक अब ऑडिटर नहीं बन सकता है। उसके बाद वो दोबारा एलिजिबल हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने किसी फर्म को अपॉइंट किया है तो वो पहले 5 साल के लिए अपॉइंट होगी और फिर 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है, यानी
दो 5 ईयर्स के लिए वो अलाउड है अपॉइंट होने के लिए, है ना। यहां पर वो रीअपॉइंट हो सकती है फर्स्ट 5 ईयर कंप्लीट होने पे, बट जैसे ही उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उस फर्म को भी क्या लग जाता है, 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाता है। ये मैंडेटरी है, यानी ये क्यों रखा गया, बिकॉज इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो जाती है अगर एक जो ऑडिटर है वो कई सालों तक उस कंपनी का रहता है, ऑडिटर रहता है तो। और इसीलिए यहां पर ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है ये सारी कंपनियों को नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनीज को बोला गया है। लिस्टेड कंपनियों को ये करना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, या ऐसी कोई भी कंपनी जिसने पब्लिक से बोरोइंग्स, है ना, हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा के, उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन ये कौन सी कंपनियों को रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही वो ऊपर की सारी लिस्ट अप्लाई क्यों ना कर जाए। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को रोटेशन का प्रोविजन नहीं लगता है, मतलब वो अपने एक ही ऑडिटर को जितने मर्जी साल चाहे उतने साल कंटिन्यू कर सकती हैं। उसके बाद सेकंड, नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर। भाई अगर अब आप एक नया, पुराने वाला तो चला गया रोटेशन की वजह से, आप नया ऑडिट फर्म ला रहे हो बट उसमें पार्टनर कॉमन है, तो वो कह रहे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। सो नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired shall be appointed as the auditor of the same company for period of 5 years। तो आप कॉमन पार्टनर वाली फर्म्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा। ओके सर, अच्छा नाउ ये जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है ना, 5 साल कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स होने चाहिए। जब आप 5 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे तभी 5 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे तभी ये खत्म होगा, तभी ये खत्म होगा। यानी मिनिमम 5 ईयर्स का तो कूलिंग पीरियड करना होगा, इससे ज्यादा की ठीक है, बट मिनिमम 5 ईयर्स तो उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को और उस ऑडिट फर्म को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, पार्टनर जो उस ऑडिट फर्म का इंचार्ज था, जो अभी हटकर गई है और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई करता था, अगर वो रिटायर हो जाता है उस फर्म से और ज्वाइन कर लेता है किसी और फर्म को, तो उस फर्म पर भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा, क्योंकि अगेन कॉमन पार्टनर हो गया ना। कॉमन पार्टनर का मतलब यहां पे कि उसने यहां से छोड़ के यहां पर आ गया, तो कह रहे ये तो गलत बात है ना। और अगर आप सेम नेटवर्क एंटिटी में हो, यानी सेम ब्रांड नेम वगैरह में आते हो, तो उस केस में भी वो सारी फर्म्स डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मतलब अगर आप केपीएमजी की 4 फर्म्स है, आप केपीएमजी की एक फर्म से करा रहे थे, तो बाकी की केपीएमजी की जितनी भी फर्म्स है वो सारी फर्म्स भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगी। नाउ कैन रिटायरिंग ऑडिटर क्या सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर सकता है? देखो जो रोटेशन होती है ना, वो सिर्फ उस कंपनी का ऑडिट लेने से मना करती है, बट उसके होल्डिंग या सब्सिडरी का लेने से मना नहीं करती है। सो द आंसर इज यस, एनी अदर ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या कोई और सर्विसेज कूलिंग पीरियड में दे सकता है क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने से मना किया है, लेकिन कूलिंग पीरियड में बाकी काम तो मैं उस कंपनी के साथ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। उसके बाद ट्रांजिशन प्रोविजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेंबर ऑफ अ कंपनी में रिजॉल्व, ठीक है, अगर कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं तो वो ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं दैट ऑडिटिंग पार्टनर और उसकी टीम शॉल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल, जो कि मेंबर्स डिसाइड करेंगे। कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें हमने 5 साल के लिए अपॉइंट करा है फर्म, लेकिन तुम्हारी फर्म में 3 पार्टनर है, तो हम चाहते हैं कि हर साल पार्टनर्स चेंज होते रहे हमारी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ऐसा फॉलो होगा। या अगर वो चाहें तो ऑडिट शॉल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर, यानी मल्टीपल ज्वाइंट ऑडिटर्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आती है कैजुअल वैकेंसी। अगर हम बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी की, तो नॉर्मल कंपनी में कैसे भरी जाती है, यानी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के सीवी यानी कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के कैजुअल वैकेंसी के 30 दिन के अंदर भर देते हैं। लेकिन अगर वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से आई थी, तो फिर अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ेगा, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा मेंबर्स का जनरल मीटिंग में विद इन 3 मंथ्स ऑफ बीओडी रिकमेंडेशन। 3 महीने जब बोर्ड ने उसका नाम रिकमेंड किया था उसके 3 महीने के अंदर। और ये पर्सन कैजुअल वैकेंसी वाला कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, और फिर एक नॉर्मल ऑडिटर अपॉइंट होगा 5 साल के लिए उस एजीएम में। ठीक है, ओके सर। गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी की बात अगर हम करते हैं, सो बाय सी एंड एजी विद इन 30 डेज, सी एंड एजी 30 दिन में करेगा। अगर सी एंड एजी फेल हो जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में करेगा। और ये होल्ड कब तक ऑफिस करेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। नाउ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कैजुअल वैकेंसी के? फॉर एग्जांपल
डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, उसने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या उसे कंपनी से लात मार के निकाल दिया, दैट इज उसका रिमूवल हो गया। ओके सर, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए हम बोलते हैं कि मेंबर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में, तो वो उस टाइम पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन पास करा जाता है? देखो नॉर्मल रूल तो यही बोलता है कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जाता है मेंबर्स का, लेकिन हाउएवर अगर रिटायरिंग ऑडिटर जिसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, जिसका क्या कंप्लीट हो गया है, टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, कैन बी रीअपॉइंटेड, और उसे रीअपॉइंट करना एज पर लॉ अलाउड है, बट मेंबर्स उसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है और स्पेशल नोटिस भी लगता है। इसको हमने कुछ डिटेल्ड केसेस में समझा था क्लास में, जैसे कि केस 1, अगर ऐसी कंपनी के ऑडिटर थे जिसको रोटेशन प्रोविजन नहीं लगते, यानी अनलिमिटेड समय के लिए भैया वो बार बार रीअपॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, तो मान लो इंडिविजुअल या फर्म था, जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट हुए तो ऑप्शन नंबर 1, या तो उसे रीअपॉइंट करा जाएगा रिटायरिंग ऑडिटर को, या तो उसे रीअपॉइंट किया जाएगा, और रीअपॉइंट करने के लिए क्या लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर हम उस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, हम नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस लगाया जाएगा। सिचुएशन 2, ऐसी कंपनी जिसको रोटेशन प्रोविजन लगते हैं, उसके केस में क्या होगा, इंडिविजुअल ऑडिटर है तो आप जानते हैं उसका टेन्योर ही 5 साल तक होता है, 5 साल के बाद उसे क्या लग जाता है, रोटेशन लग जाता है भैया, तो यहां पर मैंडेटरी हो जाता है नया ऑडिटर करना, हम उसे चाहकर भी अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, बिकॉज रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। बट बात करते हैं केस 2 की, अगर वो फर्म होती जैसे कि ईवाई, तो 5 साल बाद जब उसका 5 ईयर कंप्लीट होते, तो अब 5 ईयर के बाद हमारे पास अगेन ऑप्शन है, क्योंकि फर्म के केस में वो 5 ईयर्स कंप्लीट कर सकती है, तो यहां पर हमारे पास हम चाहें तो उसे रीअपॉइंट भी कर सकते हैं और चाहें तो नया ऑडिटर भी ला सकते हैं। अगर हम उसे ईवाई को ही रीअपॉइंट करते हैं तो मेंबर के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम नए ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस लगेगा, तब जाकर होगा, ठीक है। केस 3, अगर ईवाई के नेक्स्ट 5 इयर्स भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने उसे रीअपॉइंट किया था, यानी टोटल ईयर 10 इयर्स हो गए, तो अब तो रोटेशन लग रहा है, तो इस ईवाई को तो जाना पड़ेगा, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसे रीअपॉइंट कर सके, तो भैया हमें नया ऑडिटर किससे ले आएंगे, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हम ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होगी। यानी सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर वो एलिजिबल था रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट हम फिर भी नया ऑडिटर ले आते हैं, तब हमें स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस पे जाना पड़ता है, अदरवाइज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। सर अगर रिटायरिंग ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है तो क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट ऑडिटर है, ये अपॉइंट हुआ, फर्स्ट एजीएम तक रहता है, फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहता है, फर्स्ट एजीएम तक रहता है, अभी हमने सीखा था, तो ये अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसे रीअपॉइंटमेंट कर लेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन अगर हम नया पर्सन ला रहे हैं तो भैया फिर हमें स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस लेना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। ओके, सिचुएशन 4, इफ रिटायरिंग ऑडिटर इज ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, इफ रिटायरिंग ऑडिटर इज ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, तो कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर कब तक आता है भैया, नेक्स्ट एजीएम तक रहता है, नेक्स्ट एजीएम में या तो आप उसे रीअपॉइंट कर लेंगे या नया ऑडिटर ले आएंगे। अगर आप उसे रीअपॉइंटमेंट कर लेते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, बट अगर आप उसे रीअपॉइंट ना करने की जगह नया ऑडिटर लाना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस से काम हो जाएगा, ठीक है। सो यही बात सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में लिखी हुई है कि रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट, पहले तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, दूसरा उसने नोटिस नहीं दिया कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहता एज ऑडिटर, उसका कोई नोटिस ऐसा नहीं आना चाहिए, या एसआर पास हो गया, हमने ये वाला मेथड पढ़ा कि एसआर पास हो गया टू अपॉइंट सम न्यू अदर ऑडिटर, या वो बोल रहे हैं कि हमें इस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। ओके सर, उसके बाद आता है बेटा स्पेशल नोटिस के प्रोविजन, क्योंकि एसआर प्लस स्पेशल नोटिस दोनों साथ में होते हैं, तो स्पेशल नोटिस के केस में क्या होता है, स्पेशल नोटिस लगता है फॉर रेजोल्यूशन एट अ एजीएम। यहां पर कब लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जब आप ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, यानी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह अगर आप किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, या
आप एक्सप्रेसली बोल रहे हो कि आप रिटायरिंग ऑडिटर को, जिसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 5 to 10 ईयर्स। मतलब अगर उसने अपने रोटेशन वाला टेन्योर कंप्लीट कर लिया है तो फिर हमें स्पेशल नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर कहां दिया हुआ है? सेक्शन 115 में दिया हुआ है, जिसमें मेंबर्स कितने कितने मेंबर्स देते हैं? मेंबर्स कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजते हैं, बट कितने मेंबर्स? जिनके पास या तो टोटल वोटिंग पावर का 1% है या 5 लाख रुपए पेड अप, ये लोग भेजते हैं, ठीक है। और फिर कंपनी इस नोटिस के आने पर ऑडिटर को इसकी कॉपी भेजती है और ऑडिटर को मौका दिया जाता है उसकी रिप्रेजेंटेशन जमा करने का। या तो उसकी रिप्रेजेंटेशन टाइम पर आएगी या उसकी रिप्रेजेंटेशन लेट आएगी। अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन टाइम पर आ गई तो कंपनी जब नोटिस भेज रही होगी सारे मेंबर्स को, तो उसी नोटिस के साथ ये रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी चिपका के भेजेगी और उस नोटिस में ये लिखेगी कि भाई ऑडिटर ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। बट अगर रिप्रेजेंटेशन लेट आती है तो ऑडिटर में रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन टू बी रीड आउट एट मीटिंग। तो ऑडिटर कहेगा कि भाई लेट हो गई है, तुमने भेज नहीं पाए हो, तो इसे मीटिंग में पढ़ देना ताकि लोगों को पता चल सके। प्लस इसकी कॉपी जो है वो आरओसी के साथ भी फाइल होगी। एंड अगर एनसीएलटी के पास कंपनी या किसी एग्रीव्ड पर्सन ने एप्लीकेशन कर दिया और एनसीएलटी सेटिस्फाई हो गया दैट राइट्स आर अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, उसने अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि ये रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को भेजी ना जाए, ये रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में पड़ी ना जाए, ठीक है। सो ऑन रिसीप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस बाय कंपनी फ्रॉम मेंबर्स, कंपनी शॉल इमीडिएटली सेंड कॉपी ऑफ नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है। ओके सर, तो ये चार्ट से हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अगर किसी एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होता, मतलब कोई एजीएम थी जहां पर ऑडिटर का टेन्योर कंप्लीट हो रहा था और वहां पर कंपनी ने नया ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं करा और पुराने ऑडिटर को भी रीअपॉइंट नहीं करा, यानी रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, तो लॉ कहता है जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वही कंटिन्यू कर जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके सर, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी के प्रोविजन लगते हैं तो जितनी भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी वो आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी होगी, आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी होगी। नाउ क्या ऑडिटर को निकाला भी जा सकता है उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले? द आंसर इज यस। क्या ऑडिटर खुद भी जा सकता है टेन्योर कंप्लीट होने से पहले? द आंसर इज यस। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अगर हम ऑडिटर को निकालने की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दा है, इसीलिए पहले इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। बोर्ड कहता है कि उस ऑडिटर को निकालना है विद इन 30 डेज इसको निकालना है। देन एप्लीकेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल इन फॉर्म ADT2, कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। फिर उस एप्लीकेशन को अप्रूव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसे ठीक लगती है, और फिर जिस दिन वो अप्रूवल कंपनी को रिसीव होता है उसके 60 दिन के अंदर एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है मेंबर से और ऑडिटर को निकाल दिया जाता है। सो बिफोर रिमूवल ऑडिटर शॉल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। एंड ऑन रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले अगर उसे निकाला जा रहा है तो यहां पर कौन सी वैकेंसी क्रिएट होगी? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी। कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे वो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि अगर वो नॉर्मल कंपनी और दूसरी कंपनी है तो कैसे होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर खुद अपनी मर्जी से जाना चाहता है, अगर ऑडिटर खुद अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो क्या होगा? तो यहां पे अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो उसको 30 दिन, जिस दिन उसने रेजिग्नेशन दिया यानी जिस दिन उसने रेजिग्नेशन सबमिट करा उसके 30 दिन के अंदर उसे फॉर्म ADT3 कंपनी को देना होता है, आरओसी को देना होता है, और अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को देना होता है। ADT3 कंटेन्स रीजन, ADT3 में रीजन होते हैं और अदर इंपॉर्टेंट बातें होती है रिलेटिंग टू दी रेजिग्नेशन। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 बोलता है कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, अगर उसने ये बात फॉलो नहीं करी, ऑडिटर ने ऊपर का प्रोसीजर फॉलो नहीं करा रिजाइन करते हुए, तो भैया पेनल्टी लग जाएगी कम से कम 50,000 रुपए, लोअर ऑफ 50,000
और अमाउंट इक्वल टू द रिम्यूनरेशन, जितनी रिम्यूनरेशन ली थी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सो लोअर ऑफ 50,000 रुपए और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रिम्यूनरेशन, इतनी आपको जो है पेनल्टी लग जाएगी। प्लस इतना ही नहीं, अगर ये कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है, जितने दिन तक अब आप जमा नहीं करोगे तो उतने दिन तक 500 रुपए पर डे के हिसाब से जो है वो लगती रहेगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। ओके सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है कंपनी के ऑडिटर को चेंज करने की? जी हां, अगर ट्राइब्यूनल चाहे तो खुद से, दैट इज सुओ मोटो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है, या अगर एप्लीकेशन आती है किससे, किसी कंसर्न्ड मेंबर से, और एनसीएलटी सुनवाई करने के बाद सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने अपने फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट किया है या फ्रॉड करने में वो मिला हुआ था और उसने सपोर्ट किया है, तो वो ऑर्डर करके बोल सकता है कि कंपनी तुम अपना ऑडिटर चेंज कर लो, तुम अपना ऑडिटर बीच समय पे ही चेंज कर लो। और इस केस में, ठीक है, जो रिमूव जिस ऑडिटर को निकाला गया है ना, वो एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी कंपनी में 5 सालों तक, और उस पर सेक्शन 447 अलग से लगाया जाएगा, उस पर सेक्शन 447 अलग से लगाया जाएगा। इफ एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनसीएलटी, बट अगर इन 3 केसेस में से एप्लीकेशन सीजी ने करी थी तो नया ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगी? सीजी अपॉइंट करेगी। तो नया ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगी? सीजी अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 142, दैट इज रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को कितना पैसा मिलेगा ऑडिट के लिए, कैसे डिसाइड होता है? सो रिम्यूनरेशन टू बी फिक्स्ड एट जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, या तो कंपनी की जनरल मीटिंग में अमाउंट डिसाइड हो जाएगा, और अगर अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ तो मेथड डिसाइड हो जाएगा कि किस मेथड से इसके पैसा निकाला जाएगा, रिम्यूनरेशन निकाली जाएगी। बट बोर्ड, फर्स्ट ऑडिटर जो बोर्ड ने अपॉइंट किया है, फर्स्ट ऑडिटर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है तो उसकी रिम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? बोर्ड खुद फिक्स कर सकता है। इन एडिशन टू फीस, देखो रिम्यूनरेशन में सिर्फ फीस ही नहीं आती है, रिम्यूनरेशन में कोई भी खर्चा जो ऑडिटर ने ऑडिटर के लिए किया है, या कोई भी फैसिलिटी जो उसको दी गई है, वो सारी चीजें उसकी रिम्यूनरेशन का पार्ट बनती है। बट इसमें अगर ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा कोई और सर्विसेज दे रहा है जो कि उसे लीगली अलाउड थी, तो वो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बोली जाती है। एनी रिम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, वो नहीं होगी। सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। तो भैया कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे? कह रहे ऑडिटर साइन करेगा। सो ऑडिटर शॉल साइन ऑडिट रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 141 सबसेक्शन 2, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर फर्म है तो फर्म के केस में वही पार्टनर कर सकता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग है, सिर्फ वही वाले साइन कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स, जो ऑडिटर ने ऑडिटर रिपोर्ट में अपने क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स दिए थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैटर्स पे, जिनका कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स गलत इफेक्ट है, वो जनरल मीटिंग में रीड किए जाएंगे एंड शॉल बी ओपन टू इंस्पेक्शन। अगर कंपनी का कोई मेंबर उन कमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो भी ओपन फॉर इंस्पेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडिटर्स को क्या अटेंड करनी पड़ेगी? जनरल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। नोटिस, जितने भी नोटिस जो हम मेंबर्स को भेजते हैं, कंपनी जो नोटिस मेंबर्स को भेजती है, वो नोटिस साथ ही साथ किसको जाएगा? ऑडिटर को भी जाएगा। रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग शॉल बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर अनलेस एग्जम्प्टेड बाय कंपनी, अनलेस एग्जम्प्टेड बाय कंपनी। जब तक कंपनी ने एग्जम्प्ट ना किया हो, ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? सारी जनरल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। हिमसेल्फ यानी खुद से कर सकता है, या वो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर होना चाहिए, यानी वो भी सारी क्वालिफिकेशन मैच करता होना चाहिए। ऑडिटर शॉल हैव राइट टू बी हर्ड ऑन सच बिजनेस विच कंसर्न हिम एज ऑडिटर, यानी ऐसे रेजोल्यूशंस जो मुद्दे पास हो रहे हैं, ऐसे मुद्दे जो पास हो रहे हैं ना, उन मुद्दों पर जो कि उसको कंसर्न करते हैं, जो कि उससे रिलेटेड है, वो उस पर उसका राइट टू हर्ड है, यानी वो बोलेगा तो लोग सुनेंगे। ओके सर। नेक्स्ट है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग, दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग। ठीक है, ओके सर। नाउ फ्रॉड रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो फ्रॉड अगर 1 करोड़ रुपए से कम का है, अगर ऑडिटर ने 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड पकड़ा है, तो ऑडिटर क्या करेगा? इसे रिपोर्ट करेगा किसको? या तो बोर्ड को, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी को। कितने दिन में करेगा? 2 दिन के अंदर कर देगा। 2 दिन में करने के बाद उसमें क्या रिपोर्ट करेगा, क्या बताएगा? उन्हें बताएगा फ्रॉड का नेचर विद डिस्क्रिप्शन की क्या एग्जैक्टली फ्रॉड हुआ है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में, और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है। फिर कंपनी उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में यह डिस्क्लोज करेगी क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन,
अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, एंड अगर कोई रेमेडियल एक्शन, अगर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया तो कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, और अगर रेमेडियल एक्शन ले लिया तो रेमेडियल एक्शन कंपनी ने क्या लिया है वो बताएंगे। ओके सर। बट अगर फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑडिटर ये बात किसको बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा। किस मैनर में बताएगा, रिपोर्ट टू बोर्ड, ठीक है। पहले वो बोर्ड को बताएगा, ऑडिट कमेटी को बताएगा 2 दिन में, फिर उनको बोलेगा फटाफट से रिप्लाई कर दो 45 दिन के अंदर। नाउ 2 केसेस हो सकते हैं, तो 45 दिन में रिप्लाई आएगा या 45 दिन में रिप्लाई नहीं आएगा। अगर रिप्लाई ऑब्जर्वेशन 45 दिन में आ गई तो एक रिपोर्ट बनाकर, एडीटी 4 में रिपोर्ट बनाकर प्लस उन रिप्लाई ऑब्जर्वेशन प्लस उसके कमेंट्स उस रिप्लाई ऑब्जर्वेशन में, रिप्लाई ऑब्जर्वेशन किसका, जो मैनेजमेंट ने भेजा है, और उस पर ऑडिटर के कमेंट, ये सारे किसको भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा 15 दिन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा 15 दिन के अंदर। और रिप्लाई ऑब्जर्वेशन जो नोटिस अगर टाइम पर मैनेजमेंट ने रिप्लाई नहीं करा, 45 दिन में अगर रिप्लाई नहीं करा तो भैया सीधा रिपोर्ट भेज देंगे और ये नोट भेज देंगे कि भैया हमने उन्हें बोला था भेजने के लिए बट उन्होंने अपना जो है रिप्लाई नहीं भेजा, ये बात सीजी को भेजी जाएगी। ठीक है, ओके। सीजी को भेजी जाएगी मतलब एग्जैक्टली किस पर्सन को भेजी जाती है बेटा, ये रिपोर्ट भेजी जाती है एमसीए की सेक्रेटरी को, एमसीए की सेक्रेटरी को ये भेजी जाती है, सील्ड कवर में भेजी जाती है। आरपीएडी से भेज सकते हो या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, और इसके बाद जैसे ही तुमने स्पीड पोस्ट करी तो एक ईमेल भी भेजना पड़ेगा इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम कि तुमने ये पोस्ट कर दिया है। रिपोर्ट जो होगी ना वो ऑडिटर के लेटर हेड पे प्रिंट होकर जानी चाहिए, ऑडिटर के लेटर हेड पे प्रिंट होकर जानी चाहिए। और ये सेक्शन बेटा मुतातिस मुतांदिस, मुतातिस मुतांदिस मतलब विद दी जहां जहां चेंजेस की रिक्वायर्ड है उस चेंजेस के साथ आप इसे पढ़ेंगे। ये सेम सेक्शन कॉस्ट अकाउंटेंट को भी लगता है जो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है कंपनी का, और कंपनी सेक्रेटरी को भी लगता है जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है। अगर ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो भैया लिस्टेड कंपनी होगी तो 5 लाख रुपए, और अगर वो अदर कंपनी का कर रहे होंगे तो 1 लाख रुपए तक की उन पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी। ओके सर। उसके बाद चलते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन पर। इस पूरे चैप्टर की कॉन्ट्रावेंशन नॉर्मली कॉमन तरीके से दी गई है। क्या कॉमन तरीके से दी गई है बेटा, कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी करती है 139 से लेकर 146 बोथ इंक्लूसिव में, तो कंपनी के ऊपर फाइन 25,000 से 5 लाख रुपए तक का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिस ऑफिसर की गलती थी उस पर फाइन 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का। ओके सर। बट सर अगर ऑडिटर ने गलती करी सेक्शन 139 में, सेक्शन 144 में या सेक्शन 145 में, तो उस केस में मिनिमम फाइन 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। अगर सच कॉन्ट्रावेंशन, उसने ये कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर ने नोइंगली विलफुली किया है कंपनी को डिसीव करने के लिए या शेयर होल्डर को डिसीव करने के लिए या क्रेडिटर्स को डिसीव करने के लिए या टैक्स अथॉरिटी के डिसीव करने के लिए, देन फिर पेनल्टी चेंज हो जाएगी, फिर फाइन से काम नहीं चलेगा, फिर इंप्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, एंड फाइन मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ रेम्युनरेशन, ठीक है, विच एवरेज लोअर का लग जाएगा। तो ये आपको टोटली लर्न करके जानी है वाली पेनल्टी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर की। ओके सर। इफ ऑडिटर इज कन्विक्टेड अबव देन ही इज लायबल टू रिफंड रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन का पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा, प्लस कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट जिनको भी लॉस हुआ है उनको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, जिन्होंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर विश्वास करके किया था तो उनको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। अगर ऑडिट फर्म है और वो ये प्रूव कर देती है कि पार्टनर्स ऑफ सच फर्म, ठीक है, इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, जब हम ऑडिट फर्म की बात करते हैं और वो ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने फर्म के जो पार्टनर्स थे उन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट किया था, या वो फ्रॉड में जो है अबेटेड थे, जुड़े हुए थे, उन्होंने सपोर्ट करके कंपनी के साथ फ्रॉड करवाया है, देन जो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल, ठीक है, या अदर लॉ, वो तो होगी, लेकिन वो लायबिलिटी कैसी होगी, ज्वाइंटली एंड सवरली होगी। लेकिन जब हम इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ उस पार्टनर के ऊपर लगाई जाएगी, सिर्फ उस पार्टनर के ऊपर लगाई जाएगी जो कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ओके सर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं मेरे बच्चा, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में आपके लिए सिंपल है भैया, देखो कॉस्ट ऑडिट में 2 बातें करी गई हैं, एक किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने चाहिए और दूसरा किस किस को कॉस्ट ऑडिट कराना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर देके ऐसी कंपनियों को जो कि प्रिस्क्राइब्ड गुड्स या प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज दे रही हैं
उन्हें बोल सकता है कि तुम मटेरियल, लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी साथ ही साथ मेंटेन करो। तो उन कंपनीज को करना पड़ेगा। और उन कुछ कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट के केस में सीजी मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनमें से कुछ कंपनियों को क्या कर सकती है, ऑर्डर देके जो प्रिस्क्राइब करेगी कंपनी की, अगर तुम्हारा नेटवर्थ या टर्नओवर इतना है तो तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है, साथ में उनका कॉस्ट ऑडिट भी कराना है। सर अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन कॉस्ट ऑडिटर की कितनी होगी? मेरे बच्चा, अगर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, अगर उस कंपनी को रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑडिट कमेटी, अगर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो क्या होगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को, और या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी रिम्यूनरेशन ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी और अप्रूव कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। लेकिन अगर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर देंगे किसी इंडिविजुअल कॉस्ट इन प्रैक्टिस को, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की फर्म को अपॉइंट कर देंगे, और इसकी रिम्यूनरेशन भी डायरेक्टली वो कंसीडर करके अप्रूव कर देंगे, जिसे बाद में कौन रेटिफाई कर देंगे बेटा, शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर देंगे। कॉस्ट ऑडिटर को जब कॉस्ट ऑडिट करना होता है तो उसे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं वैसे उन्हें कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर कंपनी करा लेती है तो क्या उसे कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना? भाई कराना पड़ेगा। अगर तुम्हें कॉस्ट ऑडिट लगता है, देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हर कंपनी को कराना होता है, बट कॉस्ट ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड कंपनी को कराना होता है। तो अगर आप एक प्रिस्क्राइब्ड क्लास की कंपनी हो तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही कराना है, साथ में कॉस्ट ऑडिट भी कराना है। नाउ क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ये सारी चीजें जो इस चैप्टर में आपने ऑडिटर के लिए पकड़ी थी वो जितनी ज्यादा एप्लीकेबल, एज फार एज एप्लीकेबल है, वो सेम चीजें ही कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होंगी। कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करता है। और 30 दिन, जैसे ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, उसके 30 दिन के अंदर कंपनी ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, प्लस उसमें हर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन भेजी जाएगी जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में जितने भी एडवर्स रिमार्क होंगे ना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। और रिपोर्ट आने पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो मंगा सकता है, और कंपनी को वो इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पीरियड में, जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। डिफॉल्ट अंडर दिस सेक्शन, यानी यहां पर सेम वही डिफॉल्ट वाली बात है जो आपने ऊपर 147 में पढ़ा कंपनी और कॉस्ट ऑडिटर के लिए, वही सेम यहां पर इधर भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 143, एक बड़ा सेक्शन है जो ये बोलता है कि ऑडिटर की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या इंस्पेक्शन करना होगा, उस बारे में ये सेक्शन बेटा बात करता है, सेक्शन 143। तो पावर ऑफ ऑडिटर की अगर हम बात करें तो ऑडिटर के पास क्या क्या पावर है कि वो एक बार ऑडिटर बन गया तो वो उसके पास राइट टू एक्सेस है, वो कभी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है एट ऑल टाइम्स। दूसरा, अगर उसे कोई एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि उसे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जरूरी है तो वो मांग सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के ऑफिसर से। प्लस राइट टू एक्सेस रिकॉर्ड्स, देखो वो ऑडिट तो कर रहा है बट वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट कर रहा होगा, तो अगर सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी के उसे कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि कंसोलिडेशन से रिलेटेड है तो वो उन्हें भी मांग सकता है, ये तो पावर्स की बात हो गई। फिर आता है ऑडिटर किन किन चीजों की इंक्वायरी करेगा, कौन कौन सी चीजों की उसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी जब वो ऑडिट कर रहा है। देखो सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा कि कहीं जो लोन्स एंड एडवांस है वो प्रॉपरली सिक्योर है या नहीं, उस पर प्रॉपरली सिक्योरिटी है या नहीं है। प्लस ये जो लोन्स एंड एडवांस दिए गए हैं ये कंपनी और मेंबर्स के प्रीजुडिशियल यानी अगेंस्ट तो नहीं है उनके इंटरेस्ट के। प्लस कहीं लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट्स का नाम देकर तो नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये तो लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्री से डाली गई हैं कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल यानी अगेंस्ट तो नहीं है। एंड जो कहीं कंपनी ने पर्सनल एक्सपेंसेस को, डायरेक्टर्स के, एम्प्लॉयज के पर्सनल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज तो नहीं कर दिया। एंड अगर जो बुक्स बनाई गई है कंपनी ने जो शेयर्स कैश के लिए अलॉट करे थे, कंपनी ने उस साल में शेयर्स अलॉट करे कैश के लिए,
तो क्या कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। और अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट में करेक्ट रिपोर्टिंग तो हुई है ना, रेगुलरिटी तो है, मिसलीडिंग तो नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं बना दिया कि दिखा दिया हाँ हाँ पैसा आ गया, ऐसा तो नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट में जब ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट किसको देता है, मेंबर्स को। देखो अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसके लिए रिपोर्ट बनाता है, मेंबर्स के लिए रिपोर्ट बनाता है। इस रिपोर्ट में वो क्या किस चीज के ऊपर रिपोर्ट देता है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एग्जामिन करे वो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में ले डाउन होने वाले हैं वो उसके ऊपर रिपोर्ट देता है। बट जब वो रिपोर्ट बनाता है तो वो किन चीजों का ध्यान रखता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का ध्यान रखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ध्यान रखता है, और ऐसे मैटर्स का जो बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में आने चाहिए, जो बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट में आने चाहिए। फिर आता है मेरे बच्चा एक्सप्रेस ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन। उसे अपना ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से क्या अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो कुछ बातें उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना जो है मैंडेटरी है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट। कौन कौन सी बातें, पहली बात ये कि क्या ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो कि उसे ऑडिट करने के लिए जरूरी थी वो मिल गई है या नहीं मिल गई है। अगर नहीं मिली है तो कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, उसकी डिटेल्स एंड उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वाली बातें वहां ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेंगी। फिर दूसरा, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ हैज बीन केप्ट बाय कंपनी, यानी जो हमने लॉ में उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहा था वो मेंटेन किए हैं या नहीं करे हैं इन ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर्स के ओपिनियन के हिसाब से। क्या कंपनी ने प्रॉपर रिटर्न्स एडुकेट फॉर ऑडिटेड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम, यानी जो ब्रांचेस वो विजिट नहीं करके आया है कंपनी की, वहां से जो जरूरत थी उसे ब्रांच से रिटर्न्स आने की, क्या वो रिटर्न्स उसके पास आ गए हैं या नहीं आ गए। थर्ड, वेदर रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन सेंट टू कंपनी ऑडिटर बाय ब्रांच ऑडिटर, अगर ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, अगर ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर बनाई गई रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को मिल गई है या नहीं मिल गई है, एंड उसने किस तरीके से इसे अपनी रिपोर्ट में डील किया है, उसने उसका कैसे इस्तेमाल करके इसे डील किया है, ये बताना है। वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न्स, मतलब क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मैच हो रहे हैं कि नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन हो रही हैं, वो चेक करना है। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट जो ऑडिटर को लगती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मैटर जिसका कंपनी पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है वो भी उसे बताना पड़ता है। और कोई कंपनी का डायरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो डिसक्वालीफाइड है, जो कि डिसक्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, के अकाउंट्स को मेंटेन करने से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। वेदर कंपनी ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रखे हैं या नहीं रखे हैं, और अगर रखे हैं तो वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो बताए जाएंगे, ठीक है। वेयर एनी मैटर इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, अगर कोई मैटर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है, अगर कोई मैटर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है और उसे का आंसर नेगेटिव किया, यानी ऊपर नेगेटिव किया है और विद अ क्वालिफिकेशन, तो भैया वो भी बताना पड़ेगा। एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी के केस में क्या होता है, तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया, बट गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी के केस में क्या होगा कि C&AG डायरेक्ट करती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि भैया द मैनर, कि किस तरीके से तुम्हें अकाउंट्स को ऑडिट करने हैं, और ऑडिटर को जैसे ही ये डायरेक्शन C&AG से आ जाती है तो वो एक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी बनाकर किसको देता है, C&AG को देता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है
जो डायरेक्शन C&AG ने दी थी वो डायरेक्शन, उसने क्या एक्शन लिया उनसे रिलेटेड, एंड उनका इंपैक्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या आया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा सप्लीमेंट्री ऑडिट का, कि ऑडिट रिपोर्ट आने के 60 दिन के अंदर, यानी जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी ऊपर ये वाले पॉइंट में जब जमा करी गई, तो उसके 60 दिन के अंदर अगर C&AG को लगता है तो लॉ ने उसे राइट दिया है कि वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करा सकता है बाय पर्सन एज ही में ऑथराइज, जिसे वो ऑथराइज करेगा, और इस कंपनी का क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट हो जाएगा। एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट होने के बाद वो कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट को, और ये जो कमेंट वो C&AG देगा, ये कमेंट कंपनी किसको सेंड करेगी, उस हर इंसान को सेंड करेगी जिसे उसने फाइनेंशियल, यानी कंपनी ने जितने लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं, मेंबर्स को, ऑडिटर को, उन सबको ये ऑडिट कमेंट भी जाएगी जो C&AG ने दी है। एंड ये ऑल्सो प्लेस होगी बिफोर AGM अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट कि C&AG की क्या कमेंट आई है। फिर आता है टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट मतलब किसी एरिया का अगर ऑडिट कराना चाहती है, अगर C&AG को जरूरी लगता है तो C&AG मे बाय ऑर्डर कॉस्ट टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो C&AG टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है। फिर आती है ब्रांच ऑडिट की बात। फिर किसकी बात आती है बेटा, ब्रांच ऑडिट की बात आती है। अगर कंपनी की ब्रांच इंडिया में है तो क्या होगा, और अगर कंपनी की ब्रांच इंडिया के बाहर है तो क्या होगा। तो ब्रांच ऑडिट मतलब ब्रांच में रखी गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट की बात हो रही है यहां पर। तो देखो, इन्हें ऑडिट कौन कर सकता है, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है ऑडिटर के लिए, यानी जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है बट है नहीं वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसे अपॉइंट करके ब्रांच ऑडिट कराया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी की ब्रांच इंडिया के बाहर है, सो ऑडिट बाय कंपनी ऑडिटर तो कर ही सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो वहां के लॉ के हिसाब से, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए। ठीक है, ओके सर। सो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनीज ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच ऑडिट शॉल बी एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 to 140, यानी जो ऊपर ड्यूटीज हमने पढ़ी थी वही सेम ड्यूटी पावर कंपनीज ऑडिटर की जो थी वही ब्रांच ऑडिट के लिए भी होंगी। ओके सर। ब्रांच ऑडिटर अगर अलग है तो वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाएगा ब्रांच में मेंटेन करी गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, एंड उसे सेंड कर देगा किसको, कंपनी ऑडिटर को सेंड कर देगा। और फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी ऑडिटर जैसे ही उसे मिलेगी तो कंपनी ऑडिटर क्या करेगा, डील करेगा उस रिपोर्ट को, जैसा उसको सही लगता है उस हिसाब से वो उसको अपनी ऑडिट में इनकॉर्पोरेट कर लेगा। सो एवरी ऑडिटर शॉल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, मतलब चाहे वो फिर ब्रांच ऑडिटर हो चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे जो CG ने प्रिस्क्राइब करे हैं इन कंसल्टेशन विद दी NFRA, विद दी NFRA। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। इसको एक बारी आप 1-2 बारी देखेंगे और साथ में जो हमने बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी।